नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करेंगे। 8 अगस्त को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत ने 5 दिवसीय अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है और इस 40,000 टन वजनी युद्धपोत के प्रमुख प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है और इस विमान वाहक पोत ने समुद्र में अहम परीक्षण के लिए बुधवार को यात्रा शुरू कर दी थी और 23,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने की योजना है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने कहा है कि स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत ने अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और परीक्षण योजना के अनुसार पूरा सफलतापूर्वक यह यात्रा पूरी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सिंधिया गुना और अशोकनगर का दौरा किया, जिसके बाद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने शिवपुरी पहुंचे। इस दौरान एमपी के कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल शिवपुरी जिले में पिछले दिनों बारिश और बाढ़ से जनजीवन को अस्त व्यस्त हो गया और वहीं जब सिंधिया से सवाल किया गया कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सरकार के साथ है, इस पर जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा, जो लोग इस आपदा और चुनौती के वातावरण में राजनीति करते हैं उन लोगों की टिप्पणी को कोई मान्यता देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो लोग आपदा और चुनौती के वातावरण में राजनीति ढूंढते हैं उन लोगों की टिप्पणी को मान्यता देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। उन्होंने ये कहा है कि चाहे कोरोना हो, सुन लीजिए, चाहे प्राकृतिक प्रकोप, जिस कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन पर पहला प्रश्न उठाया कि ये वैक्सीन क्यों दी जा रही, जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वैक्सीन में जानवरों का मांस है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन समाप्त करने पर प्रश्न उठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने दूसरे लहर में लॉकडाउन नहीं तय करने पर प्रश्न उठाया और जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्य आज भागकर अस्पताल जा रहे हैं स्वयं वैक्सीन लगाने के लिए। केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर गुना के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए आज शिवपुरी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी साथ रहे। वहीं तमाम मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक के दौरान बाढ़ग्रस्त इलाकों में की जाने वाली व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने का जो सवाल खड़ा किया था, जो आरोप लगाया था, उस पर पत्रकार वार्ता के दौरान सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि जो कांग्रेस आपदा और चुनौती के वातावरण में भी राजनीति करती है, ये वही कांग्रेस है जिसने वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन को लेकर सबसे पहला सवाल खड़ा किया था और उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दौड़कर अस्पतालों में जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो हर आपदा में, हर चुनौतियों में राजनीति करती रही है और इस कांग्रेस को इस प्रदेश और पूरे देश की जनता ने बारंबार इस राजनीति को लेकर जवाब दे दिया है। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। बिहार की सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। रविवार को पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय के पास लगाए गए एक पोस्टर से बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के समर्थन में पार्टी कार्यालय के सामने लगाए गए इस पोस्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें नहीं हैं। हालांकि 2 घंटे बाद ही इस होर्डिंग को हटा दिया गया। बता दें कि एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेजप्रताप यादव के समर्थन में लगाए गए पोस्टर से तेजस्वी यादव के गायब रहने पर सवाल उठा रहे जेडीयू अब अपने मामले में बैकफुट पर दिख रही है। हम लोग के पार्टी में सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जी और अभी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होना है। आपने जो संज्ञान में दिया है कि पोस्टर जो लोग लगाए हैं प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है, निश्चित रूप से
जो उन पदाधिकारी हमारे दल के पदाधिकारी पोस्टर में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखिए। ये अभय कुशवाहा जी विधायक भी रह चुके हैं, आपके पार्टी से लगातार जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, उसको तो हम ये चीज़ की हम जानकारी लेंगे, इसका जो हमारे संज्ञान में आया है इस चीज़ को जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि हमारे यहाँ कोई गुटबंदी नहीं है, कोई सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन जो पोस्टर का कोई मामला है तो उसका जानकारी हम लेके निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेंगे, प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एकदम इसमें कहीं किसी ने भूल किया है, चूक किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, सुधार आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लोग लगाते थे आरजेडी पे, तो चीज़ आपके यहाँ भी दिख रही है कि अभी मेरे संज्ञान में नहीं, अभी संज्ञान में आया ही है। तो संज्ञान में मैंने तो स्पष्ट कहा है कि संज्ञान में आया है, इस तरह की बात है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव शुरू हो गई है। शनिवार को तृणमूल नेताओं पर हमला और गिरफ्तारी के विरोध में रविवार सुबह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, बत्से बसु और डोला सेन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंच गए हैं और त्रिपुरा की बीजेपी की बिप्लब देव सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। शनिवार को टीएमसी के गिरफ्तार 12 कार्यकर्ताओं को अगरतला अदालत ने देर शाम को जमानत दे दी है और वे अभिषेक बनर्जी के साथ कोलकाता आएंगे। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी ने इसके पहले असम भी कई नाटक की थी और मुझे नहीं लगता कि तृणमूल इस तरह से लड़कर वहां संगठित हो पाएगी। जिस राज्य में टीएमसी के पंचायत सदस्य या विधायक या सांसद नहीं है वहां क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाएंगे। त्रिपुरा में कोई राजनीतिक अशांति नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण वहां अशांति का माहौल बन रहा है। तो उधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा असम मिजोरम सीमा मुद्दे और पूरे उत्तर भारत में शांति बहाली पर चर्चा करने के लिए सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। असम के बीजेपी सांसदों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों के दौरान असम मिजोरम सीमा पर जारी अशांति के साथ साथ पूरे उत्तर पूर्व में शांति बहाल करना चर्चा का केंद्र होगा। दिल्ली में शनिवार को मौजूदा शर्मा किन्हीं कारणों से शाह से पहले नहीं मिल पाए थे। सूत्रों के मुताबिक असम के सीएम ने रविवार को राज्य के बीजेपी सांसदों के साथ आमने सामने बैठक की थी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पदक जीतने पर उन्होंने जीतने पर मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। कंवरपाल ने कहा है कि बजरंग पुनिया की जहां कांस्य पदक जीता है तो वहीं नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाकर देश का मान सम्मान बढ़ाया है, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। वहीं गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खुशी की लहर है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो में लठ गाड़ दी है। गोल्ड मेडल जीतने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित तौर से उन्हें हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का जो गौरव बढ़ाया उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही बजरंग पूनिया जी ने जो कांस्य पदक जीता उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर से पूरे हरियाणा को, पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए करके दिखाया। और अब जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। तो निश्चित तौर से सरकार नीरज चोपड़ा जी को जो घोषणा हमने की है 6 करोड़ रुपए की, वो 6 करोड़ रुपए भी देंगे और उसके साथ साथ और भी जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम उनको भी देंगे। बजरंग पूनिया जी ने सुबह जब कांस्य पदक जीता तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा जो उन्होंने पहले ही कर रखी उसके लिए भी, और एक प्लाट देने के बारे में बात थी और उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम जो सभी सुविधाओं से लैस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली रेंज में बनाए गए अवैध निर्माण की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। बारिश के होने के कारण कुछ ही देर सर्वे हो सका और उसकी रिपोर्ट फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों का
नहीं मिली है। सर्वे करने के लिए वन विभाग की तरफ से एक निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है और वो करीब 1 सप्ताह में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सर्वे में जिला और पंचायत अधिकारी भी मदद करेंगे और टीमों का गठन किया गया है। सर्वे पूरा होने पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पता लग सकेगा कि अरावली रेंज में कितने स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है। मंडलीय अधिकारियों ने भी इस बात का जायजा लिया। कश्मीर सूफी संतों की भूमि है। सैयद सिमनानी, जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने और हिंसा को हराने के लिए खून और पसीना बहाया है, ऐसे सूफी संत की भूमि में किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यहां आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी। प्रशासन कश्मीर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम जिले में रविवार को एक समारोह के दौरान कही हैं। सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सूफी संतों की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की संस्कृति और विकास की राह बाधक बनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यह जरूरी था ना कि कायर आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर का प्रशासन झुकेगा नहीं, यहाँ की आवाम झुकेगी नहीं। और कुछ लोग अगर चाहते हैं दहशत पैदा करना, पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र के अगर शिकार हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब यहां आतंकवाद के लिए जगह नहीं रहेगी। यहां की आवाम भी यही चाहती है। अनेक परिवार उजाड़ हो गए, वीरान हो गए। कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि में यहां के नौजवानों की पूरी पीढ़ी तबाह कर दी। आज आवश्यकता है, दुनिया और देश जिस तरह से बदल रहा है, यहाँ के लोग भी उस तरक्की में जुड़ सकें, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहाँ के अनेक मानिंद लोग भी इस काम में जुटे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरे कुंडवैली में एक वातावरण बनाया है कि अमन हो, शांति हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। और आप जम्मू कश्मीर की शान के लिए, इस देश की शान के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर एनआईटी विधानसभा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही में महिला आयोग से रेणु भाटिया भी मौजूद रहीं। इस मौके पर भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह यात्रा प्याली चौक फरीदाबाद से शुरू की गई और जगह जगह तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और एयरफोर्स रोड एनआईटी फरीदाबाद पर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। पूरे देश में आजादी का ख्वाब चढ़ा हुआ है। आज से कुछ दिन बाद पूरा देश 70वां आजादी का वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा है और इन 75 वर्षों में हम लगातार अपने उन शहीदों को याद करते रहे हैं जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान के तमाम लोग आजादी की सांसें ले रहे हैं। और सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाला सैनिक हो, देश को आजादी दिलाने वाला हमारा वीर सपूत हो, ये 15 अगस्त उन सबको याद करने का दिन है। उन्हीं के सम्मान में हरियाणा के कोने कोने में हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की। और हिमाचल के चंबा में भरमौर हड़सर कुगती मार्ग के साथ नाले में भारी भरकम चट्टान और मलबा गिरने से बंद हो गया। सड़क बंद होने से सूरत में लोगों को वाहनों के अदला बदली कर अपने गंतव्यों का रुख करना पड़ा
और ऐसे में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों से जल्द मार्ग को बहाल करने की मांग उठाई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने कई बार सड़क को यातायात के लिए बहाल किया, लेकिन चट्टानों गिरने से यह मार्ग बार बार बंद हो जाता है और विभाग ने मशीनरी से ब्लास्टिंग कर चट्टानों को काट दिया है। अब चट्टानें टूटने के बाद लेबर सड़क को बहाल करने में जुटी हुई है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता भगवान दास कपूर ने बताया कि मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भूस्खलन की वजह से बार बार सड़क बंद हो जाती है। आज यहाँ हमारी पंचायत में जो घटना घटी है, भगवान की कृपा रही और मैं उस मम्मी राम जो शहरी से है उस लड़के का धन्यवाद करता हूँ अपनी ग्राम पंचायत ब्लॉक की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कई जिंदगियां बचाई। आज वो सुबह से जो पहाड़ गिरने लगा था और वहीं खड़ा था रहा बंदा और उसने अलर्ट किए, जब वहां से गिरने लगा तब भी उसने पूरा सूचित किया लोगों को और कई जिंदगियां बचाई। नहीं तो आज बहुत नुकसान हो सकता था, जिसकी वीडियो भी ऑन द स्पॉट वहाँ बनी है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि हमारे इस पहाड़ के नीचे कई क्षेत्र आ रहे हैं जो इससे बड़ा पहाड़ अभी तक तैयारी पर है। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करना चाहूँगा और वन मंत्री महोदय जी से भी मांग करना चाहूँगा कि पहले वन विभाग द्वारा वहाँ डंगे लगाए थे, चेक डैम वगैरह लगाए गए थे, तो कुछ हद तक वो घार रुकी थी, लेकिन आज फिर से वही मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुहर्रम के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि पहली गाइडलाइन मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली हैं, क्योंकि मुहर्रम कल रात से शुरू हो रहा है और इसलिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द नई गाइडलाइन जारी करें। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी के पुलिस महानिदेशक ने मुहर्रम को लेकर जो गाइडलाइन जारी की थी उससे पूरे देश के लोगों में धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस गाइडलाइंस में तबारा की बात कही गई है, गोवध की बात की गई है, पतंगों की बात की गई है। हमने डीजीपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि कल रात से मुहर्रम शुरू हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द नई गाइडलाइन जारी की जाए। देखिए, आज ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिला और हमने मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया है और हमने जो डीजीपी की गाइडलाइन थी विवादित, उस विवादित गाइडलाइन को जो मुहर्रम को लेकर थी उसको लेकर हमने इसके अंदर जो हमारा विषय है डीजीपी द्वारा मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जारी गाइडलाइन में अपशब्दों को हटाने के संबंध में जो अपशब्द हैं, जिसके अंदर उन्होंने गौ कुश वध की बात की है, उन्होंने तबर्रे की बात की है, उन्होंने मदे साहबा की बात की है, उन्होंने आवारा पशुओं की बात की है, उन्होंने पतंगों की बात की है, तो उन्होंने इस तरीके से यौन शोषण की बात की है। तो इसको लेके हमने एतराज़ आज मुख्यमंत्री जी को दर्ज कराया है। हमने मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन थ्रू कमिश्नर भेजा है और हम जब तक के डीजीपी साहब इसको बाकायदा इसको वापस लें, वरना हमारी कौम के अंदर बहुत रोष है और हमारी कौम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहती है, मगर रोष बहुत है हमारी कौम के अंदर। के जो निर्देश हैं वो आते रहे हैं, पुरानी सरकारों में भी सेंट्रल कोलकाता की भीड़भाड़ से हटकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और इंडियन कॉफी हाउस में तकरीबन 300 मीटर दूर एक चाय की दुकान में इसे और इसमें वह किशोर कुमार की 92वीं जयंती 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, इसमें चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना। कलकत्ता का रहने वाला हूँ। सीताराम घोष स्ट्रीट, बेनियाटोला लेन, नवीन पाल लेन के मोड़ पर हमारा दुकान है, चाय का दुकान। किशोरदा का जन्मदिन मनाते हैं। 4 तारीख को किशोरदा का जन्मदिन मनाया, 115 116 गाना गाया
गाने के बाद अच्छा लगा। बरसात में गाना गाया, एक गाना लगता है बहुत आदमी बोल रहा है एक गाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा गाया, वायरल हुआ है, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। गाना कैसे कर लेते हैं? देखिए, ये एक पैशन है। ये कोई आदमी अगर पैशन मन में। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अब अंबाला के गांव पंजोखरा के रहने वाले किसानों ने आंदोलन के चलते एक सख्त फरमान जारी किया है। किसानों ने कहा है कि ये जो बीजेपी से संबंध रखेगा या बीजेपी की तिरंगा यात्रा में जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। बहुत कि जो भी बंदा बीजेपी के सपोर्टरां नाल या बीजेपी के किसी भी बंदे नाल अपना ट्रैक्टर लेके तिरंगा मार्च विच हाजिर होएगा या अगे वास्ते भी किसी भी बीजेपी फंक्शन च जाएगा उन्हां दा सारा गांव हुक्का पानी बंद करके बिल्कुल बाईकाट करांगे। इस गल दी आप नूं हाजिर नाल जान के सारे कसम खांदे हैं। आप जी ने इस कसम दी रक्षा करनी, मेहर करनी। पंजाब में पटवारी के लिए एग्जाम्स का एक सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के एक कॉलेज में बनाया गया है। इस दौरान कॉलेज के बोर्ड पर एग्जाम के दौरान कई पाबंदियां को लेकर एक बोर्ड भी टंगा दिखा, लेकिन एग्जाम देने आए एक बच्चे के साथ कॉलेज प्रशासन का झगड़ा हो गया। बता दें कि एग्जाम कंडक्ट करा रहे इन्विजिलेटर्स ने गुरु सिख बच्चे से एग्जाम के दौरान धार्मिक अस्त्र उतारने को कहा और जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बच्चे के परिजन और शिक्षकों के बीच बहस हुई। लंबी बहस चलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने बच्चे के अस्त्रों पर टेप लगाकर उसे अंदर जाने की अनुमति दी। अंदर वाड़ते सीगे, मतलब चैक करन दे ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ उधर राजस्थान के भरतपुर में स्थानीय पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त दबिश में ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने विगत लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब का फर्जी विज्ञापन ऑनलाइन साइट पर डालकर दिल्ली निवासी एक महिला के साथ 25,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मोती बाग कॉलोनी निवासी नूपुर मिश्रा नामक महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि विगत लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान बंद थी और इसलिए उसने शराब की होम डिलीवरी का एक विज्ञापन ऑनलाइन साइट पर देखा तो विज्ञापन देने वाले से वहां लिखे नंबर से संपर्क किया, जहां उन बदमाशों ने अनलॉक होम डिलीवरी देने के नाम पर उससे 25,000 रुपए ठग लिए और शराब की डिलीवरी भी नहीं की। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भरतपुर पुलिस से संपर्क किया और यहां टीम गठित कर दोनों राज्यों के पुलिस ने मेवात क्षेत्र में कैथवाड़ा थाना इलाके की गांव धर्मशाला में दबिश देकर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में अगले 48 घंटे में मानसून की बारिश होने की संभावना जताई गई है, मगर इसका प्रभाव हरियाणा के कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देने को मिलेगा। खासकर यमुनानगर बेल्ट जीटी रोड पर स्थित शहरों में हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद कुछ दिनों तक बारिश के आसार कम हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से कमजोर होने की स्थिति में पहुंच सकता है। 11 अगस्त से मानसून टर्फ रेखा पर पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटियों के तरफ बढ़ने की संभावना है और इस परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश में मानसूनी हवा कमजोर हो जाने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। हिसार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़कर 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और वहीं न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर कहा कि एक नई टास्क फोर्स टीम की गठन किया गया है और इसके साथ ही श्योपुर में हुए तबादलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टास्क फोर्स का गठन किया है राहत और पुनर्वास के कामों के लिए। कल टास्क फोर्स की पहली बैठक संपन्न हुई है। युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण के काम अधोसंरचना के होंगे। जनता को संपूर्ण राहत दी जाएगी। आज मैं जनता के नाम एक संदेश भी दूंगा जिसमें हम क्या क्या करेंगे उसका विवरण होगा। श्योपुर के प्रशासन को मैंने बदला है। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में हर घर जल योजना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आश्वासन दिया है कि छत्तीसगढ़ में सितंबर तक 2023 तक हर घर तक जल की पहुंच होगी और दोनों मंत्रियों ने शनिवार को रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की संयुक्त रूप से समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने दौरे पर गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीद दी है कि राज्य जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और सितंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ में शेष 29,59,000 घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें प्रदेश में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर घर में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण का अनुवाद करना है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीतापुर जिले में कच्ची शराब बनाई जा रही है और वहीं कच्ची शराब की भट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मानपुर थाना क्षेत्र में कच्ची शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जमालपुर, बन्नी, खरेला, नसीरपुर आदि कई गांवों में कच्ची शराब की भट्टियां धधक रही हैं। वहीं कच्ची शराब के अड्डों पर दिन और रात दोनों समय पीने पिलाने का दौर बेखौफ चलता है। आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई करने के बाद भी कच्ची शराब बनाने वालों पर अंकुश नहीं लग पा रही है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत तक हो जाती है। एक बार फिर जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि गांवों में धधक रही कच्ची शराब की भट्टियों से किसी दिन बड़ी घटना घट सकती है। मौतें हो गई थी, जिसके बाद डीजीपी ने समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया था कि अपने अपने जनपदों में कड़ाई से ये कच्ची शराब, जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाए। उसी क्रम में सीतापुर में कुछ दिन तो जहरीली शराब, कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके बाद थोड़े दिन ही के बाद फिर से ये जहरीली शराब फिर से बनना चालू हो गया। आपको बता दें, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे शराब बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो जब पता लगाया गया कहाँ का है तो पता चला थाना मानपुर क्षेत्र के जगमालपुर अन्य कई गांवों में इसी तरीके से कच्ची शराब बनाई जाती है और तो और नाबालिग बच्चों के हाथों से बेचवाया जाता है। जब इस संबंध में थाना अध्यक्ष मानपुर को फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन नहीं मिला, क्योंकि अक्सर सीयूजी नंबर जितने वितरण किए गए हैं जनपद में, उन नंबरों पर संपर्क जब किया जाता है तो स्विच ऑफ या कवरेज एरिया में बताए जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक समस्या सामने आ रही है कि लोकल के आदमी इन फ़ोनों से ही अपनी समस्याएं अवगत कराते हैं या कोई घटना होती है तो थाना अध्यक्ष को तत्काल फ़ोन मिला के बताया जाता है, मगर ये सीयूजी नंबर कभी भी नहीं मिलते हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस के आगे बना हुआ है। अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है किस तरीके से शराब बनाई जा रही है और शराब बना के ग्रामीणों को बेची जाती है। अगर यही शराब के द्वारा किसी की मौत हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज़, सीतापुर। तो दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों संगठनों का यह आंदोलन बिखराव की कगार पर अब नजर आने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान अलग अलग धड़ों में चल रहे आंदोलन में किसान संगठनों और किसान नेताओं के बीच टकराव अब खुलेआम सामने आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के टकराव के कारण टूट शुरू हो गई है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त मोर्चा के
किनारा कर लिया है और मोर्चा से अलग होने की घोषणा कर दी है और इसके बाद सभी अलग अलग धड़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। योगेंद्र यादव और शिव कुमार कक्का पर निशाना साधा उन्होंने। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के 4 संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है। हरियाणा से आंदोलन अग्रणी भूमिका निभा रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चे से अलग होने के साथ ही अपने साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ किए जाने का विरोध अयोध्या में शुरू हो गया है। वहीं रामनगरी में संतों ने पाकिस्तान का झंडा और प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें भारत में लाया जाए। अयोध्या के सूर्यकुंड पर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने दर्जनों क्षेत्रवासियों और शिष्यों के साथ पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर और झंडा जलाया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं सूर्यकुंड पर परमहंस दास ने सूर्यदेव की आरती भी उतारी। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का मंदिर तोड़ दिया था। जबरदस्ती जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो है बलात्कार किए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन जब से देश जो का पार्टीशन हुआ है, जब से पाकिस्तान जो है तो अलग बना, तब से निरंतर वहां हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है। अभी अभी एक जो है सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर पाकिस्तान में तोड़ा गया, उसको लेकर के आज हमने पाकिस्तान का फ्लैग जलाया है और इमरान खान का पुतला में फूंका हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज हमने पत्र भेजा है, उनसे हमने मांग किया है कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाए और जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको भारत ले आया जाए, क्योंकि जब से देश का पार्टीशन हुआ है तब से लगातार हिंदुओं की हत्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। इसलिए आज मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी भेज के मांग किया है और आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की यह धर्म नगरी अयोध्या में भगवान राम। और खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया है। बता दें कि 29 जुलाई को सिकंदरपुर क्षेत्र में एक व्यापारी के घर डकैती का मामला सामने आया था और जिसके बाद पुलिस लगातार एक्टिव मोड में थी। इसके साथ ही मुखबिरों की सूचना दे दी गई और जिसके बाद छिबरामऊ के करमुल्लापुर के पास पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा और इसके साथ ही मुठभेड़ में एक बदमाश घायल भी हुआ है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक कार, तमंचा व हथियार भी बरामद किए हैं। तो उधर राजस्थान के अलवर जिले में बड़ोदरा मेयो के एक गांव में शर्मनाक खबर सामने आई है। दरअसल यहां 10वीं की पढ़ाई कर रही 16 वर्षीय दलित नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। ऐसा नहीं करने की धमकी देते हुए 3 बार गैंगरेप किया गया। अब शनिवार को पीड़िता के पिता ने बड़ौदा मेयो थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया और पुलिस के अनुसार रावणपुर का बास गांव निवासी पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पीड़ित अलवर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी से गांव के पड़ोसी युवक उससे दोस्ती करने का दबाव बनाते रहे, लेकिन बेटी इंकार करती रही। आखिर युवकों ने उसे पेय पदार्थ में नशा मिलाकर पिला दिया। पीड़िता के पिता के अनुसार नाबालिग बेटी इसके बाद बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बनाई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। बड़ौदा में थाना इलाके की एक नाबालिग बच्ची है, एससी में बिलोंग करती है। इसके साथ में 2 बच्चों ने गैंगरेप किया है और 2 बच्चे जो हैं लड़के मुलजिम, उन्होंने सहयोग किया है। कोई इन्होंने धमका करके पैसे उसे निकलवाए हैं जी मित्र वगैरह से, और हमने मुलजिमों की दस्तियाबी के लिए, गिरफ्तारी के लिए पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश का भी मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है और ऐसे में राजनीतिक खींचतान अभी से शुरू हो गई है। जहां एक तरफ स्पीकर गिरीश गौतम ने सभी प्रदेश के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा भवन में एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह।
इस कार्यक्रम के बाद सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि हम कई बार दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं जिसे सुनने से निराशा का भाव आता है। और इसके साथ ही कहा कि विधानसभा और लोकसभा ईंट गारे का भवन नहीं है बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। जाहिर सी बात है कि सीएम ने इसे ट्वीट के बाद विपक्ष पर निशाना साधा है। उसके शब्द से मैं माफी चाहूंगा अगर शब्द का चयन गलत हो गया हो तो। लेकिन कई बार हम जिन शब्दों का चयन कर जाते हैं उससे देखने वाला निर्मल मन भी कई बार निराश होता है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा या लोकसभा ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर है। ईंट और गारे के भवन नहीं है। इसलिए यहाँ प्रतिपक्ष को और सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का हक है। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, जोड़ देके, वजनदारी के साथ। मध्य प्रदेश के भोपाल में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत प्रदेश के सभी दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान मानसून सत्र को शुरू करने को लेकर चर्चा हुई और जिसमें सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि बाढ़, महंगाई जैसे मुद्दों को सदन में बातचीत के लिए उठाया जाएगा। बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। ये छोटा विधानसभा सत्र अच्छी तरह चले। आज इतनी भयंकर समस्या है मध्य प्रदेश पर, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार, हर वर्ग पीड़ित, इन सब पर चर्चा करें। तो कल 10:30 बजे मीटिंग है, उस पर हम समय तय करेंगे। सर्वदलीय बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष सहित हम सभी दोनों मिला के लोग उपस्थित थे। सदन सारगर्भित रूप से चलाने पर सहमति बनी है। कल कार्यमंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात होगी। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि स्थगन होगा या 139 में चर्चा होगी। आज केवल सर्वदलीय बैठक थी। विधानसभा सत्र कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के ये सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चलेगा। ये केवल जो है कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें ये विषय लिए जाते हैं, कितना कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी। यूपी में शामली के कैराना क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा देने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। कोतवाली प्रभारी ने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर शरारती तत्वों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रविवार को कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा ने पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की और इसके साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को हिदायत भी दी है कि शामली पुलिस ने अपराध को बढ़ावा देने वाले सभी शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते कोतवाली प्रभारी ने सभी पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर अपराध को बढ़ावा देने वाले सभी शरारती तत्वों को चिन्हित करने के कड़े निर्देश दिए, जिसके चलते कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा ने पुलिस स्टाफ की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करते हुए निष्ठा के साथ ड्यूटी करने को कहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में
शराब व अवैध कारोबार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में शराब, जुआ आदि कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और अगर क्षेत्र में किसी भी तरीके से अवैध कारोबार कहीं होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिसके चलते कोतवाली प्रभारी ने सभी पुलिस स्टाफ को स्ट्रीट शूटर व अपराध को बढ़ावा देने वाले सभी शरारती तत्वों पर तत्काल कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। जिसके चलते क्षेत्र में अनेकों जगह पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर शरारती तत्वों व अपराध से लिप्त सभी आरोपियों में पुलिस का खौफ बना रहा। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एनबी न्यूज, शामली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सहारनपुर जिले का मामला है। महज 3 घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावे की पोल खोल दी है। आलम तो ये तक आ गया है कि यहां के विधायक की गली तक पानी ने दस्तक दे दी है और जलभराव की इस स्थिति से जनता खासी परेशान है। और खबर कासगंज से है, जहां पुलिस ने 18 जुलाई को सहावर थाना क्षेत्र में हुई बच्चे की हत्या का मामला सुलझा लिया। बता दें कि 18 जुलाई को 11 साल का एक बच्चा खेलते समय लापता हो गया था और जिसके बाद उसका शव पड़ोस के खंडहर मकान में मिला था। पुलिस ने तब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और जांच में जुट गई थी, लेकिन इस गंभीर मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने खुद गुनाह कबूल करते हुए समय कहा कि कुकर्म करने के बाद मासूम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। किया गया और इसमें इस बालक की हम लोगों ने काफ़ी पुलिस ने ढूंढने का प्रयास इसमें किया और 19/6/2021 को थाना पुलिस की टीम को इसका शव बरामद न करने में कामयाबी प्राप्त हुई। मेन बाजार के एक दुकान में से इसका शव जो है बच्चे का बरामद हुआ। मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके साथ कुकर्म होने की जो है वो पता चला। साथ ही में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घुटने से इसकी मृत्यु होने की भी खबर पुलिस को प्राप्त हुई। अस्पतारसी सुरागरसी करते हुए मुखबिर की सूचना पे कल जो है इसके मुलजिम मुसाहिद सनौफ मुश्ताक कुरैशी उम्र 40 वर्ष मथुरा के थाना बलदेव पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहां एक नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने यहां से 10,000 लीटर बनावटी दूध और भारी मात्रा में नकली दूध बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि मथुरा के बलदेव क्षेत्र के ग्राम जुगसना ने नकली दूध बनाने का यह गोरखधंधा जोरों पे फलता फूलता रहा और जिसमें यह सभी शातिर लोग नकली दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर तैयार करके आसपास की स्थानीय मार्केट में अपनी ही कैंटर से सप्लाई करते थे। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज फैक्ट्री पर छापे मारकर कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को इस फैक्ट्री के बारे में काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी, जिस पर सीओ सुहावन ने और बलदेव पुलिस की छापेमारी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना लाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है और उसे भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम को 20,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। गांव से पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो मिलावटी और जहरीला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। सीओ साहब और एसएचओ बलदेव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर रेड किया गया और वहां पर एक्टिवली दूध और दूध के आगे जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर व क्रीम व अन्य चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही थी। उसमें यूज़ होने वाले काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जो नकली, मिलावटी और जहरीला दूध था 10,000 लीटर, जो कि एक कंटेनर में, टैंकर में भरा हुआ था, वो टैंकर, कंटेनर और दूध भी बरामद हुआ है।
इसके अतिरिक्त जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे बेकिंग सोडा है या और भी केमिकल्स। उधर अयोध्या में तेज रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली है। अयोध्या गोंडा की सीमा पर सरयू पुल के पास दिल्ली से बिहार जा रहे मजदूरों से भरी बस एक खड़े हुए ट्रेलर से जा टकराई और हादसा इतना भीषण था कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं और जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बस में सवार एक यात्री ने बताया कि लगभग 60 से 65 लोग दिल्ली से बिहार के जिला सुपौल जिला जा रहे थे। रास्ते में अयोध्या सीमा के पास जा रहे ट्रेलर गाड़ी के बस चालक ओवरटेक करने लगा और ब्रेक मार दिया। बारिश के चलते बस फिसलकर अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेलर से जा टकराई और ये बड़ा हादसा हो गया। ये सुबह 7 बजे की घटना है। दिल्ली से बिहार के लिए यात्री बस जा रही थी, जिसमें काफ़ी मजदूर और यात्री लोग सवार थे और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 8 लोगों को डायरेक्ट एम्बुलेंस द्वारा जिला हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें 3-4 लोगों को क्रश इंजरी है फुट में। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी में बने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के सामने रविवार को एक तेज वाहन ने एक गाय को टक्कर मार दिया, जिसके बाद गाय मौके पर घायल हो गई है। वहीं टक्कर मारने वाला युवक फिलहाल वहां से फरार हो गया, जिसके बाद जो उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा को नजर अब उस चोटिल गाय पर पड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और गाय के पास पहुंच गए और अपने हाथों से सड़क पर पड़ी गाय के चारों तरफ बोल्डर रख दिया और पूरे मामले की जानकारी पशु अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी। उप जिलाधिकारी की सूचना के बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश कुशवाहा और उनके साथ पैरावेट रोशन पहुंचे और घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी गाय का इलाज करना शुरू कर दिया। उधर घटना की जानकारी होते ही रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका की जेसीबी मशीन भी मौके पर पहुंच गई और घायल गाय को रॉबर्ट्सगंज नगर के गौशाला में ले जाया गया। पैर इसका फ्रैक्चर है, काफ़ी ड्रेसिंग हो गई है और अभी वॉशर केस में चला जाएगा तो हम लोग उसको इन्फॉर्म करते रहेंगे। कैसे पता चला आप लोगों को घटना जानकारी कैसे हुई? ये एसडीएम साहब का फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया तत्काल मौके पे आकर उसको जो भी इंजेक्शन की ज़रूरत थी वो लगा दी है तो मैं पूरा उसकी ड्रेसिंग वगैरह ठीक कर दी है। अब आगे भी इसको देखते रहेंगे। शुभ नाम सर आप? दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।